दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गहरे राज में। दोस्तों, अगर एक इंसान उसकी नियत में कोई चीज शुमार हो जाए, कोई चीज शामिल हो जाए, चाहे वह चोरी हो, चाहे वह गुंडागर्दी या वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या फिर चरित्रहीनता ही क्यों न हो, ये तमाम चीज एक बार अगर आदत में शुमार हो जाए वो छूटती नहीं। फिर चाहे आप जितना मौका दे दीजिए सामने वाले को, जितनी कोशिश कर लीजिए। और आज की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह है पूर्णिया। कहानी इसी पूर्णिया में रहने वाले एक बेहद संपन्न परिवार की है। बिहार के पूर्णिया में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया थे प्रदीप। हार्डवेयर के अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा रुपया पैसा था। उनकी बीवी थी जिसका नाम था सीतम। सीतम, जितना प्यारा नाम वैसी ही शख्सियत, बल्ला की खूबसूरती, ऐसा रूप जो देखे बस देखता रह जाए। दो बच्चों की माँ, पर कोई कह नहीं सकता था कि शादी भी हुई होगी उसकी। भरा पूरा परिवार था। प्रदीप जी पहले कोल इंडिया में इंजीनियर थे, गवर्नमेंट इंजीनियर थे और उत्तर प्रदेश में इनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद इनका मन जॉब से ऊब गया। इनका मन किया जहां हम रहते थे, जहां हम पले बड़े हैं, वहीं चलकर कुछ काम धंधा किया जाए। तो फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के बाद आ गए वापस अपने जन्म स्थान पूर्णिया में और पूर्णिया में हार्डवेयर का बिजनेस डाल लिया। पैसा तो था ही, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था उन्होंने बिजनेस में। अब जब इन्वेस्ट किया उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी मिला। धंधे ने रफ्तार पकड़ी और बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे। दुकान चल निकली थी। सब कुछ बढ़िया था। बढ़िया घर था, पैसा था, गाड़ी, नौकर चाकर भी थे। तो किसी तरह के ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बच्चे बड़े हो रहे थे। लेकिन इसी बीच 2024 के पास, मतलब इसी महीने में, अचानक से सुबह सुबह जब उनकी जो नौकरानी है वह काम करने के लिए उनके घर आती है, और जब उसने घर में कदम रखा तो उसके सामने जो मंजर देखा, वो देखने के बाद उसकी चीख निकल गई। अंदर फर्श पर प्रदीप जी गिरे पड़े थे। गर्दन पर कुछ निशान था और खून बह रहा था। सर से भी खून बह रहा था और कमरे में थोड़ी ही दूर पर प्रदीप जी की बीवी सीतम बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या और क्या हो रहा है। अब नौकरानी जैसे ये मंजर देखती है, वो देखने के बाद जोरों से चीखती है। चीख सुनकर आसपास के लोग भागे भागे वहां आते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। उनमें से कुछ लोग कमरे में दाखिल होते हैं और प्रदीप जी की नब्ज टटोलते हैं और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि प्रदीप जी की नब्ज थम चुकी थी। प्रदीप जी की मृत्यु हो चुकी थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस को पता चला कि प्रदीप जी के साथ ऐसा हुआ है तो पुलिस भी सख्ते में आ गई, क्योंकि प्रदीप जी एक प्रतिष्ठित नागरिक थे शहर के। पुलिस प्रदीप जी के घर पहुंचती है और जब पुलिस प्रदीप जी की बॉडी को देखती है तो देखते से ही पुलिस को शक हो गया था कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि प्रदीप जी के गले पर और सर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने फॉर्मेलिटी पूरी की और प्रदीप जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो क्लियर हो गया कि यह मर्डर था, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। प्रदीप जी का कत्ल हुआ था। जैसे ही इस बारे में लोगों को पता चला तो तमाम लोग सख्ते में आ गए कि अच्छा खासा बिजनेसमैन, सादा जीवन, सरल स्वभाव के व्यक्ति, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर यह सब कैसे और क्यों? एक अच्छे खासे इंसान को घर में कौन और क्यों मार देगा? अब जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले उनकी पत्नी सीतम से पूछा गया कौन आया था, किसने मारा। सीतम रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं बस इतना देखा कि दो लोग आए थे जो चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैं तो एक जगह बैठ गई। मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे पति के साथ मार पिटाई की और उन्हें मार डाला। वो कौन थे मैं नहीं जानती। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो उनके मन में एक और सवाल आता है। वो पूछते हैं, आपका इतना बड़ा घर है, क्या आपके घर में कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा? प्रदीप जी की पत्नी सीतम कहती है, जी कैमरा तो था। पुलिस को वहां कैमरे के केबल वायर वगैरह भी दिख रहे थे। वो कहती है कि कुछ दिन पहले प्रदीप जी ने कैमरा हटवा दिया था। पुलिस सोचती है कि कैमरा लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगवाते हैं, फिर कोई कैमरे को क्यों हटवाएगा? सीतम बोली,
ये हम लोगों के बीच डिस्कस हुआ था कि कैमरा अच्छी चीज़ नहीं है। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या हो रहा है, सब चीज़ों का पता चल जाता है देखने से। इसलिए फिर हमने कैमरा हटवा दिया था। पुलिस वाले जब ये स्टेटमेंट सुनते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या बात हुई? लोग कैमरा लगवाते हैं इसलिए कि पता चले घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इन बातों से परेशान होकर कौन आदमी कैमरा हटाता है? और ऐसा कौन था जो यहाँ चोरी छुपे आता था और इसके बारे में यह पति पत्नी किसी को नहीं पता चलने देना चाहते थे? आमतौर पर होता तो ऐसा ही है कि चलो एक अगर कुछ छुपाने की कोशिश कर भी रहा हो तो दूसरे को तो जिद करता है कि नहीं, कैमरा लगा रहना चाहिए। ये कैसा मामला है कि दोनों ही कह रहे हैं कि कोई आएगा तो पता चल जाएगा। पुलिस को सीतम के स्टेटमेंट पर डाउट था। फिर उन्होंने नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, बताओ। नौकरानी ने सुबह जो देखा था सेम टू सेम पुलिस को बता दिया कि सुबह जब मैं आई प्रदीप जी मरे पड़े थे और उनकी पत्नी कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ी थी। उससे पूछा, सीतम को देखकर तुम्हें क्या लग रहा था? कि मतलब उनके साथ कुछ हाथापाई हुई है या उनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कुछ तुम्हें कुछ नजर आ रहा था कि जैसे उनके साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की हो? नौकरानी बोली, नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैडम तो जैसे आम दिनों में रहती थी वैसी ही थी। पुलिस वाले ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम जानती हो, ऐसी कोई बात जो तुमको लगता है कि बतानी चाहिए पुलिस को? नौकरानी खामोश हो जाती है। पुलिस को शक हुआ कि ये जरूर कुछ ना कुछ जानती है। जब पुलिस ने दबाव बनाया और उसे कहा कि तुम्हारी मदद जरूरी है, जो कुछ जानती हो बता दो पुलिस को, तब नौकरानी ने बताया कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए साहब की गैर मौजूदगी में, लेकिन वो तो अब रहे नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कोई बात है जो इन दोनों पति पत्नी के बीच उनके रिश्ते को खा रही थी। पुलिस वाले ने पूछा, कौन सी बात? तब उस नौकरानी ने बताया, जो मालकिन है प्रदीप जी की पत्नी सीतम, उनका किसी से अफेयर चल रहा था। अक्सर वो आदमी घर पर आता रहता था और वो यह बात साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तो अक्सर उसको देखती रहती थी। वो मैडम के बेडरूम तक में जाता था और दरवाज़ा बंद हो जाता था और कई कई देर तक दोनों बेडरूम में बंद रहते थे। इसी बात को लेकर साहब और मैडम के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और झगड़ा होने के बाद ही कैमरा भी लगाया था, लेकिन मैम साहब ने जिद करके वह कैमरा हटवा दिया। अब स्टेटमेंट जब नौकरानी ने दे दिया तो पुलिस वालों को कुछ पिक्चर क्लियर सी होने लगी थी। पुलिस वालों का पूरा शक प्रदीप की पत्नी सीतम पर था। इसी बीच एक और शख्स आता है जिसका नाम था सच्चिदानंद, और यह शख्स प्रदीप जी के मामा थे और उन्होंने भी पुलिस को बहुत सी जानकारियां दी। और इन तमाम जानकारी और बयानों को सुनने के बाद कहानी पहुंचती है कई साल पहले और एक ऐसी सच्ची घटना निकलकर सामने आती है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, जिसे सुनकर आपको प्रदीप जी पर तरस आएगा, वहीं आपको सीतम पर गुस्सा आएगा। कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2018 से। साल 2018 में जो प्रदीप की शादी हुई थी, प्रदीप पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थे। उन्होंने बीटेक किया था और बीटेक होने के बाद एमटेक भी किया था। इत्तेफाक से इन्होंने दोनों चीज़ें बड़े अच्छे कॉलेज से की। अच्छी कॉलेज और अच्छी रैंक की वजह से इन्हें बढ़िया नौकरी मिल गई। उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किए और आखिर में इन्होंने ईएस का एग्ज़ाम क्रैक किया और उसके बाद इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। उनकी पहली पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनकी पोस्टिंग हुई। कोल इंडिया में इनकी नौकरी लग चुकी थी। नौकरी लगने के बाद अपनी पत्नी को लेकर ये यूपी चले गए। तमाम चीज़ ठीक ठाक थी, सब ठीक चल रहा था, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, बीवी का भी ख्याल रख रहे थे। जो पत्नी थी सीतम, वह भी देखने में काफ़ी खूबसूरत तो थी, बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। एक आदमी को जो कुछ चाहिए, नौकरी, पैसा, सुंदर बीवी, एक आज्ञाकारी बीवी, अपना घर, सब कुछ तो था उनके पास। प्रदीप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद रोज सुबह जॉब पर निकल जाते और सीधा शाम को घर वापस आते। यही इनका शेड्यूल बन चुका था। जो उनकी बीवी थी वह आराम से घर पर रहती। कभी घूमने फिरने का मन होता तो मॉल चली जाती, शॉपिंग पर चली जाती, बाकी टाइम अपने फ़ोन में बिजी होती। मोबाइल पर उन्होंने सोशल मीडिया पर हर जगह अपना अकाउंट भी बना रखा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिंडर पर भी उनका अकाउंट था, टाइम पास या कुछ फन के लिए। और ऐसे ही सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने के दौरान
उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ी, चैटिंग होने लगी, बातें होने लगी। बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदली। पति तो घर पर नहीं रहते थे, तो क्या दिक्कत थी, जितना मर्जी चाहे बात करो। पूरी छूट थी सितम को। धीरे धीरे उस लड़के के प्रति सितम का आकर्षण बढ़ता गया। सितम उसे पसंद करने लगी थी, वो लड़का भी सितम को पसंद करने लगा था। जब दोनों की बेकरारी बढ़ने लगी तो सितम ने उस लड़के से मिलने की ठान ली और प्रदीप के जाने के बाद उसने उस लड़के को घर बुला लिया। अब वह लड़का जब घर आया तो दोनों के अंदर प्यार का तूफान उभरने लगा। सितम के अंदर छुपी हुई इच्छाएं अंगड़ाइयां लेने लगी थी। वो पूरी तरीके से उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी थी और उसमें खो जाना चाहती थी। लड़का भी सितम के प्यार में पागल था। दोनों एक दूसरे में समाने को बेताब थे। मौका भी था और दस्तूर भी। तन्हाई में जब दो जवान जिसमें एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। बस वही हुआ। उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी और एक दूसरे में समा गए। प्यार और वासना का ऐसा तूफान आया कि सैलाब के साथ सब कुछ बहा ले गया। अब मुलाकातें रोज होने लगी। जैसे ही प्रदीप अपनी जॉब पर जाता, कुछ देर बाद वो लड़का सितम के घर आ जाता और दोनों एक दूसरे में खो जाते और प्यार का खेल खेलने लगते। सारा दिन दोनों साथ वक्त गुजारते। गवर्नमेंट नौकरी थी तो प्रदीप के जाने और आने का टाइम फिक्स था। प्रदीप के आने से पहले वो लड़का वहां से चला जाता और प्रदीप के आते ही सितम पतिव्रता पत्नी बन जाती। अब यह सिलसिला चल पड़ा था। कई साल तक यह चलता रहा। अब जब धीरे धीरे प्रदीप वहां पर आसपास के लोगों से घुलने मिलने लगा तो फिर किसी व्यक्ति ने प्रदीप को बताया कि तुम्हारी जो बीवी है तुम्हारे जाने के बाद किसी और लड़के को घर पर बुलाती है। प्रदीप जब सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सितम ऐसा भी कर सकती है। लेकिन एक के बाद एक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कई लोगों ने प्रदीप को यही बात अलग अलग तरीके से बताई तो प्रदीप को भी शक होने लगा। अब उसने नजर रखना शुरू कर दिया था और एक दिन प्रदीप प्लान बनाकर ऑफिस से 2 घंटा पहले घर पहुंचता है और जब घर पहुंचता है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। प्रदीप चुपके से घर के पीछे की ओर जाता है और सितम की बदकिस्मती से या प्रदीप की खुशकिस्मती कहो कि बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी और जब प्रदीप खिड़की से अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर सितम और वो लड़का दोनों प्राकृतिक अवस्था में पलंग पर प्यार का खेल खेल रहे होते हैं। सितम का ऐसा रूप प्रदीप ने पहले कभी नहीं देखा था। वो उस लड़के के साथ ऐसे खुलकर खेल रही थी। वैसे तो उसने प्रदीप के साथ भी कभी नहीं खेला था। प्रदीप घर के आगे आता है और जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अंदर दोनों घबरा जाते हैं। अपने आप को संभाल कर सितम घर का दरवाजा खोलती है और प्रदीप सितम को और उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लड़का तो वहां से चला जाता है। प्रदीप और सितम में खूब लड़ाई होती है। प्रदीप सितम से यह सब बंद करने के लिए कहता है। सितम खूब रोती है, अपनी गलती की माफी मांगती है और प्रदीप को विश्वास दिलाती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार बाहर मुंह मारने की आदत पड़ जाए तो आदत इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो ना तो सितम सुधरी ना ही वह लड़का। जैसे ही प्रदीप जाता वो लड़का फिर आ जाता और फिर दोनों में वासना का गंदा खेल शुरू हो जाता। अब जब प्रदीप को पता चला कि यह सब आज भी बदस्तूर जारी है तो प्रदीप ने सोचा, मैं तो सारी जिंदगी नौकरी करता रह जाऊंगा और मेरी पत्नी सितम ऐसे ही इधर उधर मुंह मारती रहेगी। आज वो लड़का है, कल कोई और होगा और परसों कोई और। बदनामी तो मेरी होगी, मेरे परिवार की होगी। तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें मेरा परिवार ही टूट जाए। प्रदीप एक फैसला लेते हैं और उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद अपनी पत्नी सितम को लेकर अपने गांव पूर्णिया आ जाते हैं। आने के बाद वहाँ हार्डवेयर का एक बिजनेस खोलते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि खुद का काम है तो जितना मन चाहे उतना समय और ध्यान घर पर भी दे सकता हूँ और बिजनेस पर भी। ना बिजनेस से दूर रहना पड़ेगा ना बीवी से। पैसा तो पहले से ही प्रदीप के पास ठीक ठाक था। नौकरी में भी अच्छा कमा रहा था और बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, तो यहाँ से भी अच्छे पैसे कमा रहे थे। तो ऐसो आराम की कोई कमी तो प्रदीप ने छोड़ी नहीं थी। सारे सुख साधन घर पर मौजूद थे, नौकर चाकर भी रखे हुए थे। सारी सुख सुविधा घर में रख छोड़ी थी ताकि बीवी को कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी, आगे बढ़ी। दोनों ठीक से रह रहे थे। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। इसी दौरान एक समस्या पैदा हुई, पानी की समस्या। पीने के पानी की कुछ समस्या वहां आ गई थी,
इसलिए प्रदीप ने एक आदमी रखा था, उसका नाम था नितेश। उसका यही काम था, पीने के पानी की कैन घर पर पहुंचाना। अब रोज नितेश प्रदीप के घर आने लगा। प्रदीप को भरोसा था कि नितेश अच्छा लड़का है। वो आता, पानी की कैन देकर चला जाता। लेकिन देखते ही देखते प्रदीप की जो पत्नी थी सीतम, वो नितेश को पसंद करने लगती है। और वो अरमान जो इतने सालों से सीतम के दिल में दफन थे, उनके अंकुर फिर से फूटने लगे थे और उसके दिल में नितेश के लिए भावना जागृत होने लगी थी। अब सीतम और नितेश में वही सब शुरू हो चुका था जो सीतम कई साल पहले यूपी में उस लड़के के साथ करती थी। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वही हुआ। कुछ दिनों बाद प्रदीप को अपनी पत्नी के इस अफेयर की भी भनक लग गई। प्रदीप बहुत नाराज होता है। नाराज होने के बाद वो नितेश को मना कर देता है कि आज के बाद मेरे घर पर मत आना। वह अपनी बीवी को भी समझाता है। प्रदीप ने शक्ति की तो सीतम और नितेश चोरी चुपके मिलने लगे और चोरी चुपके मिलने लगे तो फिर दिक्कतें होने लगी। अब प्रदीप ने इन्हें रोकने के लिए घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया था। अब सीतम का नितेश से मिलना मुश्किल हो गया था। प्रदीप कैमरा चेक करता था। अब सीतम सोचने लगी कि कैसे मिले, क्या करे। उसके अंदर तो प्रेम का ज्वार भाटा उमड़ रहा था, जवानी उफान मार रही थी। सीतम लगातार कोशिश करती कि नितेश से मिला जाए, पर इधर प्रदीप ने जो कैमरा लगा दिया था, बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। तो अब सीतम ने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। आए दिन प्रदीप से लड़ने लगी कि कैमरा निकालो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। प्रदीप कहता था, ठीक है, अगर तुम सुधर गई हो तो तुम्हें तो कैमरे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता और अंत में स्त्री का त्रिया चरित्र जीत गया और प्रदीप को कैमरा हटाना पड़ा। कैमरा हटा दिया गया था। कैमरा हटते ही सीतम के कुलछर्रे फिर से शुरू हो चुके थे। नितेश का आना जाना शुरू हो गया था और सीतम नितेश के साथ फिर से वही सब कांड करने लगी। अब प्रदीप यह सब देखकर काफी परेशान हो चला था। परेशान होकर अपने मामा सच्चिदानंद से डिस्कस करता है कि मामा, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं काफी परेशान हूँ, क्या करूँ। मामा ने कहा, बेटा तलाक दे दो, ऐसी बच्चादान महिला के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रदीप कहता है कि मामा, मैं तलाक तो दे दूंगा, तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मैं तो सारा दिन काम में व्यस्त रहता हूँ, उनको माँ का प्यार कहाँ से दूंगा। वह लोग बड़े कैसे होंगे, उनकी परवरिश पर क्या असर पड़ेगा। इसी वजह से प्रदीप तलाक देने से मना कर देता है। और शायद यही प्रदीप की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर तलाक दे देता तो शायद उसकी जान बच जाती और आज वो जिंदा होता। सीतम नहीं मान रही थी। बार बार मना करने पर भी नितेश से मिलती अपने मन की करती। अब इधर प्रदीप का विरोध बार बार दर्ज होने पर और दबाव ज्यादा बढ़ने लगा था। एक दिन सीतम ने नितेश से कहा, प्रदीप जिस तरीके से दबाव बना रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम दोनों आगे नहीं मिल पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। तो क्यों ना एक काम किया जाए, प्रदीप को ही रास्ते से हटा देते हैं। दोनों पूरा प्लान बनाते हैं। नितेश रात में आता है। आने के बाद सीतम और नितेश दोनों मिलकर प्रदीप के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद पहले तो उसका गला घोंटते हैं, उसके बाद उस पर किसी भारी चीज से हमला करते हैं और वार करने के बाद जब प्रदीप की मौत हो जाती है तो इन दोनों की हिम्मत और जज्बा देखिए। 1 घंटे तक उसकी लाश के सामने हवस का नंगा नाच करते रहते हैं, वक्त गुजारते हैं। उसके बाद जब दोनों का मन भर जाता है तब जाकर नितेश वहां से जाता है और सुबह सीतम फिर एक्टिंग करती है कि कुछ लोग आए और उन्होंने हमला किया और प्रदीप को मार डाला। और शायद उनका ये प्लान सफल भी हो जाता। लेकिन ये जो सीतम थी, कहना तो नहीं चाहिए पर इसकी बदचलनी जो थी, इसके बारे में इतनी बात फैल चुकी थी कि सबको पता चल चुका था। चाहे वो नौकरानी हो जिसने अपनी आंखों से उसे नितेश के साथ करते हुए देखा था, या फिर उसके मामा जी हो जिसे प्रदीप ने खुद बताया था। पुलिस ने जिसे भी पूछा सभी ने बताया कि जो सीतम है यह ऐसी ही है, कैरेक्टरलेस। तब जाकर पुलिस ने उस पर चार्ज किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और सीतम और नितेश दोनों को पुलिस ने आरोपी बनाया और दोनों को अब जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि कैसे वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए एक औरत ने अपने अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। दोनों बच्चों के सिर पर से पिता का साया छीन लिया। दोनों अनाथ हो गए बेचारे और खुद जेल चली गई। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर, पता नहीं वो किस गुनाह की सजा भुगतेंगे सारी जिंदगी। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस पूरे हादसे पर। धन्यवाद।